जय हिंद। आज द प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 को लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मथ। उपरोक्त ऑप्शन है, इन सभी में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिस्मथ। बिस्मथ की परमाणु संख्या जो होती है वो 83 होती है। और एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी का परमाणु संख्या 51 होता है। वहीं आर्सेनिक 33 होता है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। धातु के जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले को माना जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार होता है और अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों में संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए इन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो 2 विलयन है, केरोसिन है, आश्रित जल है, लवण का विलयन है और चीनी का विलयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, केवल 3। लवण का जो विलयन है ये विद्युत का सुचालक होता है और इसी में दिक्सूचक सुई जो है वो विक्षेपित होगी। बाकी केरोसिन, आश्रित जल और चीनी का विलयन है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनित नहीं होगा और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। देखिए चांदी जो है, चांदी का फॉर्मूला होता है Ag हो जाएगा ऑप्शन 2। और सोना का जो होता है औरम होता है Au हो जाएगा। और पारा जो होता है, पारा का हो जाएगा Hg5। शीशा का हो जाएगा 1 Pb। और एसएन जो बच गया वो टीन का रासायनिक संकेत है। Ag जो होता है, चांदी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 47 होता है और सोना का 79 होता है। वहीं पारा जो होता है 80 नंबर होता है और शीशा का 82 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2451 ऑप्शन बी। मानव समूह संबंधित है। यह क्लास कॉर्डेटा तथा प्राइमेट से नहीं, यह कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से नहीं होगा। यह फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से ये भी नहीं होगा। यह कॉर्डेटा संघ, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास मैमेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव जो होता है वो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जो मैमेलिया होता है क्लास, उसके अंतर्गत मानव समूह को रखा गया है। वहीं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, मक्खी, मच्छर। और एनिलिडा के अंतर्गत आता है केचुआ, जोक, लीच तथा घोघा जो होता है, घोघा, सीपी, ऑक्टोपस, शंख, ये सब मोलस्का के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो डेंगू मच्छर जो है वो डेंगू मच्छर मादा एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये तो मच्छर से फैलता है। फाइलेरियासिस जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मलेरिया जो है वो मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। भारत में मानक समय उस मानक यामियोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है। तो भारत में मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मतलब माना जाता है जो गुजरती है, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
भारत के जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी स्थापना की गई है 1 सितंबर 1947 को, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भूप्रपट्टी के अंदर शैलमूल मैग्मा के शीतलन से बनती है। तो भूप्रपट्टी के अंदर मैग्मा की शीतलन से बनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटोनिक रॉक्स। देखिए, प्लूटोनिक रॉक्स और जो वोल्केनिक रॉक्स है, पातालीय चट्टानें तथा ज्वालामुखी चट्टानें, ये दोनों ही आग्नेय चट्टानों का रूप है। मैग्मा क्या होता है कि मैग्मा जब क्रस्ट के अंदर रहता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर के अंदर जब मतलब भूप्रपट्टी के अंदर रहता है, क्रस्ट के अंदर रहता है मैग्मा, और क्रस्ट के अंदर ही वो अगर ठंडा हो जाता है तो उससे प्लूटोनिक पातालीय चट्टान का निर्माण होता है। और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। और जब वो पृथ्वी के सरफेस पे आ जाता है और पृथ्वी के सरफेस पे आके वो ठंडा होता है तो उससे ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि। और अवसादी चट्टान में क्या होता है कि अवसादी चट्टान में परतदार चट्टान होती है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। और रूपांतरित चट्टान क्या होती है कि ये चट्टानों का ही एक रूप होता है जो समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, नीस हो गया। अगला क्वेश्चन है, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ़ की दृढ़ गोलों को क्या कहते हैं? तो कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ़ की जो दृढ़ गोलियां हैं उन्हें ओला कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हार्मुज जल संधि से। आंसर होगा ऑप्शन बी। हार्मुज जल संधि जो है वो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी इन दोनों को जोड़ता है। वहीं बाब अल मंदब जो जल डमरू मध्य है, ये लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। मैसीना जल डमरू मध्य जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर है। और पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, ये बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। एक है सुंडा जल संधि जो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? तो दैनिक तापांतर इसमें उच्चतर होगा दिल्ली का। आंसर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली जो है वो रायसीना हिल्स पर है, रायसीना पहाड़ी पर है। और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जो है ये सभी समुद्र तट के समीप है, तो इस कारण इनका दैनिक तापांतर जो हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। समुद्र तटीय क्षेत्र में जो तापांतर होता है वो कम पाया जाता है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग स्थल संयोजक कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। बलित पर्वत के बनने का कारण क्या है? तो बलित पर्वत के बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बलित पर्वत का जो निर्माण है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है, और इसके एग्जाम्पल है हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। भारत में सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है वो है अरावली। और पर्वतों के निर्माण में प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी है वो हैरी हेस एवं मैकेंजी ने दिया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हैरी हेस एवं मैकेंजी ने दिया है। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति आवर की तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसे 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बनाइएगा कि कुल दूरी हो जाएगा 48 × 10, और फिर यहाँ पूछ रहा है कि समय कितना होना चाहिए, तो कुल दूरी बट्टा समय 48 × 10 बट्टा समय 8 घंटे। इसको कटाइएगा तो 60 आएगा।
अगला है कि पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पुष्यभूति वंश जो है इसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे और इनके पुत्र थे एक प्रभाकर वर्धन, और उनके 2 बेटे थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। राजश्री की शादी कन्नौज के शासक से करवाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। ये गलत है। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कन्नौज नहीं थी बल्कि थानेश्वर थी, और थानेश्वर से कन्नौज राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। तो पहला गलत है। दूसरा का है कि पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। ये भी गलत है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हर्षवर्धन तथा राज्यवर्धन और 1 पुत्री राजेश्वरी थी। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, तो ये सही है। और हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, तो ये भी सही है। हर्षवर्धन जो है वो अपनी सारी संपत्ति प्रयाग में आके भारी मात्रा में दान कर देता था, और हर्षवर्धन का जो लड़ाई है पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ है जिसमें वो पराजित हो गया था। इसके दरबार में एक कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 एवं 4। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो आगरा के संस्थापक कौन है? तो आगरा के संस्थापक है सिकंदर लोदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिकंदर लोदी जो है उन्होंने आगरा की स्थापना 1504 में की थी, और 1506 में इन्होंने आगरा को राजधानी बना दिया था। इन्होंने भूमि को मापने के लिए एक सिस्टम लाया था, गजे सिकंदरी। ये 30 इंच का एक माप था, गजे सिकंदरी। और ये गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखते थे, गुलरुखी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। तो इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ए नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध का टाइमिंग 1914 से 18 है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में होम रूल लीग के जो जनक है वो थी एनी बेसेंट, और इसकी जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से ली गई थी। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा संगठन था जिसके सदस्यों को होम रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी? तो वो संगठन था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से है, ये सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया जो राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, तो ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन बी जो है वो होगा, ये गलत है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या है? तो ये देखिए न्यूमेरिकल है। वस्तु का घनत्व बराबर होता है वस्तु का कुल आयतन बटा वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1/5 बराबर, इसका आंसर होगा, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 5। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्या है? तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है 0.4 माइक्रोन। आंसर होगा ऑप्शन बी। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जब एक साबुन के बुलबुले जो है वो बड़े इसलिए बनते हैं, साबुन की बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, और जब ये बड़े बन जाते हैं तो इनका पृष्ठीय तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ऋग्वेद में आ जाएगा कौशिकी ब्राह्मण 3 नंबर। सामवेद में आएगा पंचविश, और यजुर्वेद में आएगा शतपथ।
और जो बच गया अथर्ववेद वो हो जाएगा गोपद। तो इसका आंसर होगा 2 3 1 2, 2 नहीं 3 4 1 2, 3 4 1 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर होगा उदयादित्य। उदयादित्य जो थे उन्होंने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया था। और परमार राजा के संस्थापक थे, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। इनकी राजधानी थी धारानगरी। परमार वंश की राजधानी थी धारानगरी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज जो था इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। राजा शाहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा शाहू का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बालाजी विश्वनाथ जो था वो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। और बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा का जो पद था उसको वंशानुगत बना दिया था, वंशानुगत कर दिया था। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धारा निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम जो है, इसके तहत नियुक्ति में जो भेदभाव था उसको समाप्त करने की धाराओं का प्रावधान किया गया था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है और 1833 में नियुक्ति का भेदभाव समाप्त किया गया। वहीं 1853 का जो है 1853 के चार्टर अधिनियम में ओपन प्रतियोगिता परीक्षा, ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम, खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में संभाली थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी और 1943 में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान में एक द्वीप है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप को वर्तमान में बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में लिया गया था जो 1929 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, ये तो सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था, ये 1887 नहीं बल्कि 1897 होगा। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल परमानंद और कांसीराम ने 1913 में किया था, ये भी सही है। पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो की थी M.G. रनाडे ने। इसका आंसर होगा M.G. रनाडे ने 1870 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश जो है वो पंजाब को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो संसद की वित्त से संबंधित संसद की वित्तीय समितियां जो है वो लोक लेखा, प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम, तीनों की तीनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है और इसमें लोकसभा के टोटल सदस्य होते हैं और कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, और 53 में है कार्यकाल, और 54 में है निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी सज़ा को कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, और अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है, और जहाँ मिलती है वो उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रोसेस से होता है? तो टोम्बोलो जो स्थलाकृति है वो सागरीय जल से निर्मित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? तो 2002 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था रियो डी जेनेरियो में। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोला जाता है। इसे यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि किसी धारिता के जार में 500 मिलीलीटर सरसों का तेल भरा है तो यह तेल दाब आरोपित करेगा, केवल अधोमुखी, केवल ऊपरी मुखी, सभी दिशाओं में? आंसर होगा सभी दिशाओं में। दाब का जो नियम है वो पास्कल ने दिया है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसके वेग में वृद्धि होती है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, तरंग दर और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, तरंग दर और वेग दोनों में कमी होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है और तरंग दर जो है उसका भी मान बढ़ जाता है, किंतु जब यह विरल से सघन में जाती है तो इसका वेग घट जाता है और तरंग दर का जो वैल्यू है वो भी घट जाता है। तो वायु जो है वो विरल है और पानी जो है सघन है, तो विरल से सघन में जाएगी तो तरंग दर और वेग दोनों का वैल्यू घट जाएगा। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो हमेशा नियत रहती है, वो चेंज नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो मिश्रण देखिए CO2 जो है वो तो यौगिक है, तो ऑप्शन ए और सी कट जाएगा, बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो डी में चीनी है और ऑप्शन बी में नहीं है, तो डी भी कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायु भी गैसों का मिश्रण होता है। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में लेते हैं? तो ये प्रायः विलयन अवस्था में लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात का जो समुद्र तट है सबसे लंबा है, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है। भारत के जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो 7516.5 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और विश्व में अगर सबसे लंबी समुद्री सीमा है तो वो कनाडा की है। और भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा मतलब तटीय रेखा वाला राज्य है तो वो है गोवा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51A के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है, और ये जो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो हीरे की खनिजीय बनावट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट में कार्बन होता है। हीरे की जो संरचना होती है वो नियमित चतुष्फलकीय होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है,
और एक काला हीरा होता है, उसको बोट कहा जाता है। काला हीरा को बोट कहा जाता है। फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग का आशय है टोल टैक्स जो है वो उसको कैशलेस भुगतान की व्यवस्था करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फास्टैग स्कीम जो है भारत में 2014 में शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2019 से इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया। नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? इसका ताप नहीं मापा जा सकता है, इसका ताप लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ज्वाला का नीला क्षेत्र होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वहीं आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं और अल्टीमीटर से किसी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई निकालते हैं और एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। माइका किस काम में लाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन होता है, अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है और माइका उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है और इसका जो संक्रमण होता है वो खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला गैस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोयला की जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो एंथ्रासाइट होती है और सबसे घटिया किस्म है वो है पिट कोयला। और कोयले का जब भंजक आसवन करेंगे तो उससे कोक बनाया जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो 0 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान बढ़ता है। तो ध्रुवों पर जो होता है पृथ्वी का जी का मान अधिकतम होता है। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इंद्रधनुष 2.0 है 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इंद्रधनुष जो है 2.0 इसको 2022 में वर्चुअली रूप से लॉन्च किया गया था। ₹1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती थी? तो देखिए ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है तो 5% हो जाएगा और 2 वर्ष से 6 माह पे हो रहा है तो टाइम हो जाएगा 4 बार। तो इसको निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 34,481। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत का कार्य है कि पृथ्वी तक जो सूर्य की पराबैंगनी किरण आ रही है उसको रोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों को नहीं, पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 हो जाता है तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? इसको निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 600 रुपया मूलधन था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की चौथी पीढ़ी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महेंद्र उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा जो है वो अपने साथ बोधि वृक्ष को श्रीलंका लेकर गए थे। 1876 ईस्वी में यहाँ पे बौद्ध वृक्ष जो था वो नष्ट हो गया था। तो 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से बौद्ध वृक्ष का शाखा मंगवा कर पुनः स्थापित किया था। और इस बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने का कार्य एक तो शशांक ने किया है जो कि गौड़ का शासक था और एक अशोक की रानी थी 30 से रक्षिता।
उसके द्वारा भी किया गया था, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म में अत्यधिक आसक्त हो गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था, तो ये सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान जो है भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह स्वीकार किया। तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा नहीं, बल्कि यह अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था। देखिए, उस समय की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद ही थी। भारत की सबसे बड़ी रियासत आज़ादी के समय हैदराबाद थी, और वहाँ से 7 सदस्यों को भेजने का अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग ही नहीं लिया था। तो 3 भी गलत हो जाएगा। और संविधान सभा का कुल सेशन 11 हुआ था, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। तो बताइए अनिल को कुल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसको लाभ होगा 6.25% का। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 30 गुणे 12/40 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिनों में। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो फारसी में आत्मकथा लिखी है, आंसर होगा जहांगीर ने। तुजुक के जहांगीरी जो है, तुजुक के जहांगीरी वो जहांगीर की आत्मकथा है, और इसे जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा है। और जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक के जहांगीरी, इसको पूरा करने के श्रेय मौतबिंद खाक को जाता है। वहीं अकबर की जीवनी है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखी है। बाबर की आत्मकथा है तुजुक के बाबरी, और ये तुर्की भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप का मेज़बानी किया। तो पुरुष का हॉकी विश्व कप का मेज़बानी किया था भारत ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने जीता था। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा कर जीता था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज तथा नगरपालिका के संस्था से है। तो भारतीय संविधान में 73वां संशोधन जो हुआ था 1992-93 में, वो पंचायती राज से है। और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, वो नगर पालिका से है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन सी। और 73वां तथा 74वें संशोधन को मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है, और चाय उत्पादन में सबसे टॉप स्टेट है असम। एक संख्या को 7-11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5-7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन थी। तो देखिए, बड़ी संख्या का अनुपात दिया है 11, और इसमें 6 जोड़ा जाता है, तो ये 7 से मतलब कि 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 के गुणज हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है 22, इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और ये 7 से विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो गंगा जो है वो बिहार की 12 जिलों की सीमा से जुड़ी हुई है, और 12 जिलों में मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय ये तीनों आते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली,
समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय इत्यादि आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित भारत की एकमात्र राजधानी कौन सी है? तो आंसर होगा पटना। मिर्ज़ा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो 1857 की क्रांति को आंखों देखा था, तो ये बहादुर शाह जफर के टाइम में थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिर्ज़ा गालिब को बहादुर शाह द्वितीय द्वारा दबीर उल मुल्क या नजम उद दौला के खिताब से सम्मानित किया गया था। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी मार्च 1816 में। आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 में, तो उस युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के द्वारा ही हुई थी। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों को केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में 1919 के अधिनियम द्वारा बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं 1892 का जो अधिनियम है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई, भारत और पाकिस्तान की। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर 1946। आंसर होगा ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति पर भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य में राज्यपाल का पद। राज्य में राज्यपाल के पद का उल्लेख 155 में नहीं बल्कि 153 में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 153। राष्ट्रपति का पद 52 में है, उपराष्ट्रपति का पद 63 में और प्रधानमंत्री के पद 74 में। 1 गैलन का मान कितना है? तो 1 गैलन का मान है 3.785। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 निबल में 4 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। और 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट भारत का प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। और सागर सम्राट की मदद से सहयोग से पेट्रोलियम निकाला जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो उपरोक्त ऑप्शन में आंसर होगा डी। लोहे की मात्रा सबसे अधिक केला में है। अंडा, पालक, हरी सब्जी, मेथी, अनाज, केला, मेवा इत्यादि में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और प्रतिदिन लोहा पुरुष के लिए 25 mg और महिलाओं के लिए 35 mg लेना अनिवार्य होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। बिना मिट्टी के पौधे का विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? तो बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ये जल की खेती हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। इसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। और लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन भी किया था इसने। प्रत्येक संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। आंसर ऑप्शन ए होगा। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो राजनीति के धार्मिक आधार से तात्पर्य है प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जिला साख योजना बनाई जाती है।
तो जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। आंसर होगा ऑप्शन ए। लीड बैंक जो योजना है, लीड बैंक, इसका संचालन आरबीआई द्वारा 1969 में किया गया था और इसका उद्देश्य है जिला में अर्थव्यवस्था की सुधार करना। प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो वो साइकिल है फास्फोरस साइकिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारतीय गणित दिवस जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस, वो 22 दिसंबर को एस रामानुजन की याद में मनाया जाता है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस राजमौली और शाहरुख खान। इन दोनों को टाइम 100 की सूची में 2023 में शामिल किया गया था। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में टाइम 100 में सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, अजय बंगा और देव पटेल अभिनेता, इनको शामिल किया गया है। सिबरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का टॉप हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये 2022 और 24 दोनों में ही टॉप जो हथियार खरीदने वाला देश है वो भारत है और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला कंट्री अमेरिका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या इससे अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। सबसे ज़्यादा बार फहराने वाले जवाहरलाल नेहरू 17 बार, फिर है इंदिरा गांधी 11 बार, उनके बाद है मनमोहन सिंह और फिर चौथे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? के.वी. शाह जी है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की संस्तुति पर 1982 में किया गया था। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो उपरोक्त ऑप्शन के अनुसार डॉक्टर मनोज सिन्हा होगा, किंतु वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 315 में। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक जो है वो शशि थरूर ने लिखा है। आंसर होगा ऑप्शन है। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएसके। वो सीएसके की टीम से थे, चेन्नई सुपर किंग्स की। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 23 में किसे चुना गया है? तो यूटी खादर को पहला मुस्लिम स्पीकर बनाया गया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। आंसर होगा ऑप्शन सी। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे बनाया गया है? तो देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने किरण रिजिजू थे और वर्तमान में नया कानून एवं न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था नरेंद्र मोदी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मई 2024 में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है इटली के पुगालिया में। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। जर्मनी पीस प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी पीस प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया था सलमान रुश्दी को। आंसर होगा ऑप्शन सी। और वहीं 2024 की बात करें तो जर्मन शांति पुरस्कार जो है 2024 में एनी एप्पलबाम को मिला है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं साई हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बल्लेबाज है। 2022 का विजन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सूर्यदेव और हरमनप्रीत कौर दोनों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो ये सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा के नाम पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।